हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस का, जो कल आपका एग्जाम होने वाला है उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कई सारे कंसेप्ट्स वहाँ से आपको क्लियर होने की पूरी संभावना है। और एक इन्फॉर्मेशन और देता हूँ कि कल हम लाइव आएंगे 11:15 बजे, है ना। कल हम लाइव आएंगे 11:15 बजे। आपके एग्जाम से पहले एक सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। बिल्कुल शांति से करना है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होना। जब भी आप कहीं जा रहे हो, एग्जाम हॉल में जाओगे, उससे पहले आपको थोड़ा सा 10 की 10 यूनिट से मैं एक सफर तय करवा दूंगा, ठीक है ना। 11:15 बजे सुबह कल। तो क्योंकि आपका लंच टाइम में है एग्जाम, यानी कि सेकंड शिफ्ट में है, तो आपको पहले बस आराम से बैठे बैठे देखते रहो, ऐसे ही नॉर्मल कि हाँ 10 यूनिट से गुजर जाओ। तो एग्जाम में जाओ तो कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे हम, ठीक है, बिना किसी टेंशन को वो शुरू करेंगे। वो कल होगा 11:15 बजे, ठीक है, अपने यही यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात कर लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो बहुत शांति से इन चीज़ों को सुनना है, रिलैक्स होके। तो इससे पहले कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं, आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस हम पढ़ते हैं। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेते हुए तैयारी करनी है, मीन्स एग्जाम में जाके अपना परफॉर्मेंस देना है। आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी सुनो। In waste pollution prevention hierarchy, arrange the following from least preferred to most preferred। आपको ये पूछा है कि आपके पास कोई वेस्ट का पोल्यूशन है, वेस्ट पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं आप। इसमें सबसे पहले या सबसे लीस्ट प्रेफर्ड क्या करोगे, और सबसे बढ़िया यानी कि सबसे बेस्ट आप क्या करोगे, इन ऑप्शंस में छाड़ना है। तो सबसे कम आप इसमें से क्या करोगे, देखो सब में ई है लास्ट में। सबसे प्रेफर तो आप लैंडफिल करोगे, ठीक है, हो गया। और सबसे बढ़िया क्या प्रेफर करोगे, रीयूज करोगे। तो ई सबसे लीस्ट होगा, डी सबसे ज्यादा होगा। अब ये तो आपको कई ऑप्शंस में मिल रहा है, ठीक है ना, 1 2 3 में मिल रहा है, 4 तो कट गया। अब आगे देखें हैं, आगे क्या कह रहा है, वेस्ट कंसंट्रेशन, वेस्ट सेपरेशन और वेस्ट ट्रीटमेंट। अगर इनमें सबसे लिस्ट कौन सा होगा, इसमें सबसे लिस्ट है इनमें। अगर तीनों में देखें तो वेस्ट वेस्ट का ट्रीटमेंट इनमें सबसे लिस्ट है। और उससे ऊपर है इसमें वेस्ट का सेपरेशन। और उसमें है कि वेस्ट का कंसंट्रेशन भी नहीं, उससे जो है वेस्ट का जो कंसंट्रेशन है और वेस्ट का जो सेपरेशन है, वेस्ट कंसंट्रेशन पहले आएगा, वेस्ट सेपरेशन बाद में आएगा। यानी कि यहाँ पे हम सेपरेशन को एकदम रीयूज के साथ रखेंगे, तो बी और डी आएगा, ये है। और ये सी और ए आएगा, यहाँ पे बात देखनी थी। यानी कि वेस्ट ट्रीटमेंट, और वेस्ट ट्रीटमेंट के बाद आएगा अपना वेस्ट कंसंट्रेशन, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहां से जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको इसका एक डायग्राम शो करवाता हूं, ध्यान से देखना। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा सी और ए में ये डिस्टर्ब करवाने वाला है। तो ये सी यहाँ पे ऑप्शन पहले आएगा और ए बाद में आएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर है। जैसे ये देखो, मोस्ट प्रेफर्ड और लिस्ट प्रेफर्ड, ये सबसे मोस्ट प्रेफर्ड है और ये लिस्ट है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट लिस्ट है, फिर उससे थोड़ा ठीक है ट्रीट वेस्ट, फिर रिकवर एनर्जी, रिसाइकल वेस्ट, फिर रीयूज वेस्ट और अवॉइड एंड रिड्यूस वेस्ट। यानी कि ये लिस्ट से मोस्ट की तरफ ऐसे चलते हैं हम। तो ये है वेस्ट का, अगर लिस्ट प्रेफर्ड से मोस्ट प्रेफर्ड की तरफ चलें। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन है, ये न्यूमेरिकल फॉर्मेशन में है। कह रहा है कैलकुलेट हार्डनेस इन यूनिट ऑफ मिलीग्राम पर लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ ए ग्राउंड वाटर सैंपल हैविंग कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन 100 मिलीग्राम पर लीटर। ये कैल्शियम आयन है और आपको ये पूछा है इसमें हार्डनेस कैलकुलेट करना है। तो हार्डनेस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, मैं आपको एक फॉर्मूला दिखा देता हूं, याद रखना ये फॉर्मूला एग्जाम में। हार्डनेस कैसे निकालेंगे, हार्डनेस अगर टोटल हार्डनेस निकालेंगे तो मैग्नीशियम को भी प्लस कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम दिया हुआ है, तो सिर्फ हार्डनेस की बात करें तो यहाँ पे कैल्शियम आयन मिलीग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो अगर इस फॉर्मूले में हम देखें तो यहाँ पे कैल्शियम कितना मिलीग्राम पर लीटर दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में 100 दिया हुआ है। अगर हम इक्विवेलेंट वेट करें कैल्शियम का मोलिकुलर वेट कितना होता है आपको पता है 40। और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इसकी वैलेंसी का हम डिवाइड कर देंगे वैलेंसी से, तो कितना आ गया 20 आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट इसका आ गया 20। और अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम इसका मोलिकुलर वेट क्या होगा, कैल्शियम का तो 40 हो गया, ठीक है, कार्बन ये हो गया 12 और ये हो गया 16 या 48।
तो कितना हो गया 100 हो गया, ये तो इसका मोलिकुलर वेट हो गया। हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो वही है वैलेंसी का भाग देंगे, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 50, 50 इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया, ये तो आपको पता ही है। तो अब इसको फॉर्मूले में रख दो 100, ये देखो इक्वेशन में दिया हुआ है 100, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कितना निकाला है हमने 20, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 50, ये लो 20, 5 से कट गया पापा 25, 250, 250 आ गया, तो इसका आंसर आएगा 250। अच्छा क्वेश्चन है। अगर टोटल हार्डनेस निकालने होगी तो मैग्नीशियम को हम और जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये 250 इसका राइट आंसर आ गया, सेकंड ऑप्शन। समझ में आई बात, 250 इसका राइट आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला आप याद रखना प्लीज, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है किसी भी बात की। आगे बात करते हैं, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। ये कह रहे हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कई सारी चीजें यहां से सीखने को मिलेगी, आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स चूज करने हैं। पहला कह रहा है वीओसी यानी कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड NO एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर फोटोकेमिकल स्मोक, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक के लिए ये सब चीजें जरूरी है। सेकंड बी कह रहा है फोटोकेमिकल स्मोक इज प्रीडोमिनेंटली फॉर्म ड्यूरिंग द समर सीजन, ठीक है भाई, समर सीजन में बना दिया, ठीक है, ठीक है। आगे है NO2 डिसोशिएट बाय सनलाइट एट 300 टू 400 नैनोमीटर, ठीक है, ये भी, क्योंकि आपको पता है NO2 डिसोशिएट होगा, NO2 टूटेगा, है ना, ये NO2 टूटता है ना, तो किस में NO प्लस O में, है ना, डिसोशिएट होता है, तो इसी रेंज में होता है, ठीक है, ये A भी आ गया सही है, B भी है सही है, और C भी ठीक है। अब बात करते हैं आगे, आगे डी ऑप्शन कह रहा है मोलिकुलर ऑक्सीजन डिसोशिएट बाय सनलाइट एंड प्रोवाइड एटॉमिक ऑक्सीजन फॉर ओजोन फॉर्मेशन इन ट्रोपोस्फेयर। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई फ्रेंड्स, ये जो डिसोसिएशन होता है ना ऑक्सीजन का यूवी रेज के द्वारा, ये प्रोसेस यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में नहीं होके ये स्ट्रेटोस्फेयर का प्रोसेस लिख दिया। ट्रोपोस्फेयर में जो हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो एटॉमिक ऑक्सीजन हमें मिलती है ट्रोपोस्फेयर में, वो ओजोन के ऑक्सीजन के टूटने से नहीं मिलती है, वो NO2 से मिलती है, ये यहाँ ऐसे मिलती है, तो ये वाला गलत हो गया। ये बात सही किसके लिए है, स्ट्रेटोस्फेयर के लिए, ठीक है, तो डी ऑप्शन है वो गलत हो गया, अभी डी नहीं आएगा, तो देखो डी नहीं आएगा, डी फर्स्ट में नहीं आएगा, इसमें भी है इसमें भी नहीं है, तो कैसा आएगा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए बी सी और ई। ई क्या कह रहे हैं, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कंसंट्रेशन इज मैक्सिमम एट नून ऑन ए गिवन डे, बिल्कुल सही बात है, दोपहर में सनलाइट ज्यादा होगी तो ब्रेक डाउन ऑफ NO2 ज्यादा होगा, और उसका जितना ज्यादा होगा कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी ट्रोपोस्फेयर ओजोन कंसंट्रेशन की, तो ये भी ठीक है, तो इसमें डी को एलिमिनेट कर सकते हैं हम, बिल्कुल हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर है, ए बी सी और ई, ठीक है। तो ऐसे आपको कॉन्सेप्ट्स को बहुत आराम से समझना है, पेपर को बहुत अच्छे से करना है, बिल्कुल चित्त शांत रख के, किसी भी तरह की कोई भी टेंशन लेते हुए नहीं करना है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, an air parcel having initial temperature of 15 degree Celsius rises adiabatically to 2 kilometer height above the surface, what is the final temperature of the parcel। ये कोई पार्सल है ना, एयर पार्सल है, और ये 2 किलोमीटर की हाइट पे जाता है, ठीक है, और इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है इस पार्सल का वो 15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और ये एडियाबेटिकली राइज करता है, और आपको पता है जब एडियाबेटिकली राइज करता है तो ये हर 1 किलोमीटर पे 9.8 डिग्री सेल्सियस को वो टेम्परेचर लूज करता है, अगर एडियाबेटिकली करता है, ड्राई एयर की बात करते हैं तो 2 किलोमीटर में कितना हो गया, 1 किलोमीटर में 9.8 कम होगा तो 2 किलोमीटर में कितना हो गया, 8 दूनी 16, 1 19.6 कम हो गया, और स्टार्टिंग में कितना था 15, तो कितना हो जाएगा 19.6 में से 15 घटाया तो कितना गया, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इतना कम हो गया, यानी कि 4.6 माइनस 4.6 आ जाएगा, है ना, माइनस 4.6 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें तो माइनस 4.6 शायद ऊपर इसमें भी आ गया इसमें भी आ गया, तो थर्ड ऑप्शन कर दो, कोई बात नहीं, माइनस 4.6 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, ये बात देख लेना, एडियाबेटिकली राइज कर रहा है ये, तो एडियाबेटिकली राइज करने के लिए आपको पता ही है, मैं एक लाइन भी लिख दिया, इसको नोट करके संभाल के रखना, जब कोई भी ड्राई एयर है ना एक्सपेंड करता है एंड कूल होता है एडियाबेटिकली, द लैप्स कितना होता है, लैप्स मतलब जो कम होने की दर है वो कितनी होती है, अबाउट 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, एंड नोन एज द एडियाबेटिक लैप्स रेट, है ना, ये 1 किलोमीटर में 9.8 कम होगा, 2 किलोमीटर में कितना हो गया, 9 दूनी 18 और 16 कितना हो गया 19.6, तो 15 में से 19.6 में से 15 गए, कितना हो गया, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इतना कम हो गया, तो माइनस 4.6 इज द राइट, 4.6 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट। अब आप क्वेश्चन पढ़ते टाइम ये देखना कि नोट की बात कर रहे हैं, क्या किसकी बात कर रहे हैं। हम जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं क्योंकि हम ऑप्शन पढ़ने में ज्यादा टाइम लगाते हैं, क्वेश्चन पढ़ने में कम, तो नोट को भी पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेनेट ऑफ फ्रंटियर एथिक्स इन ए सस्टेनेबल सोसाइटी। जो टेनेट ऑफ फ्रंटियर एथिक्स है वो बेसिकली ये कहता है कि अर्थ पे रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, हम जितना यूज करें या अल्टरनेट हम ढूंढ सकते हैं, ऐसी बातें करता है वो। तो इसमें पूछा है नहीं है, कौन सी बात उसने नहीं की है। तो ये सेम तीनों बातों आपको सेम लगेगी, है ना। ये बातें तो वो करता है, वो ये बात नहीं करता कि वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड कोऑपरेट विद नेचर, ऐसी बात ये नहीं करता है। फ्रंटियर एथिक्स में ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। वो सब ये कहते हैं, क्या कहता है मैंने आपको ये लिख भी दिया है फ्रेंड्स फ्रंटियर एथिक्स के बारे में। फ्रंटियर एथिक्स क्या बात करता है, ये कहता है कि एज्यूम दैट द अर्थ हैज ए अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, की इस अर्थ पे अनलिमिटेड सप्लाई है रिसोर्स की। इफ रिसोर्स रन आउट इन द वन एरिया, अगर रिसोर्स एक एरिया से खत्म हो जाता है, मोर कैन बी फाउंड एल्सवेयर और अल्टरनेटिव ह्यूमन इंजीनियरली। मतलब आपको कहने का मतलब ये कह रहा है कि कभी भी खत्म नहीं होंगे रिसोर्स, अगर खत्म भी हो जाते हैं तो हम कहीं भी जाके हम अल्टरनेट के तौर पे देख सकते हैं, ऐसी बात करता है। ठीक है, तो नेगेटिव बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि टेम्परेचर हैज इफेक्ट इन डिसइंफेक्शन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। बिल्कुल ठीक है, कहते हैं ना गर्म करके पानी पीना चाहिए, थोड़ा डिसइंफेक्ट हो जाता है उस टेम्परेचर पे, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सर्वाइव नहीं करेंगे, तो बिल्कुल ठीक बात है। पीएच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ HOCl एंड OCl इन वाटर, बिल्कुल करेगा भी, जहाँ हाइड्रोजन का जिक्र आ गया वहाँ पीएच कंट्रोल की बात होगी, रिलेशन है, ठीक है। Cl2 गैस यूज फॉर डिसइंफेक्शन फॉर्म्स HCl एज ए प्रोडक्ट इन वाटर, बिल्कुल ठीक बात है। जब हम एज ए Cl2 यूज करते हैं, क्लोरीन गैस यूज करते हैं ना डिसइंफेक्शन के लिए, वो क्या बनाता है, HCl बनाता है एज ए प्रोडक्ट इन वाटर, ठीक बात है। डिसइंफेक्शन एक्शन इज बिकॉज ऑफ HOCl फॉर्म्ड एंड नॉट ड्यू टू Cl2 गैस, बिल्कुल सही बात है कि जो डिसइंफेक्शन है वो क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ HOCl बना है ना, हाइपो बना है इसीलिए हुआ है, नॉट ड्यू टू Cl2 गैस, बिल्कुल क्योंकि रिएक्शन होके वो बना है इसलिए हुआ है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कह रहा है कंबाइंड क्लोरीन एग्जिस्ट इन वाटर ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ HOCl विद अमोनिया एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंबाइंड क्लोरीन से, बिल्कुल ये भी बात बिल्कुल ठीक है। ये तो सारी बातें ठीक है, ए भी ठीक है, बी भी सी भी ठीक, डी भी ठीक और ई भी ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो गया, ए बी सी डी ई ये सारे ऑप्शन है वो ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, सारी चीजों का पता होना चाहिए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का, तभी बात बनेगी। ये आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस रिकमेंडेड इन्वायरमेंटल एजुकेशन टू कैटर टू ऑल एज एंड सोशियो प्रोफेशनल ग्रुप इन द पॉपुलेशन। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात किसने की, सबसे पहले इन्वायरमेंटल और के साथ एजुकेशन शब्द जुड़ा हुआ है ना। ये कई बार हमें ये लगता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड सबसे पहले स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ, ये बात ठीक होगी, लेकिन इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर सबसे पहले अगर बात करें इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन को रिकमेंड किया, वो है तबिलसी 1977, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। यहाँ पे हर एक एवरी सिटीजन की ड्यूटी की बात की गई है, और आपको पता है जब सिटीजन की ड्यूटी की बात की जाती है तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 51A ही है, जब सिटीजन की ड्यूटी की बात की जाती है। बहुत सारे बच्चे इसमें 48A में कंफ्यूजन में आ सकता है। 48 आपको पता है DPSP में है ना, जो स्टेट पॉलिसी है वहां पे आता है ये वहां पे सिटीजन की ड्यूटी नहीं, वहां पे स्टेट की बात आती है बेसिकली। तो वहां अगर स्टेट का जिक्र होता तो 48A करते, लेकिन यहाँ पे ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन की बात करी है तो यहाँ पे आर्टिकल 51A ही आएगा, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और मैंने कुछ बात आपको नोट कर भी दी है, ये है देखो फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर मैं बात करूं 51A की, तो ये है सब क्लोज इसका जी है 51A का। आर्टिकल 51A इज इंपॉर्टेंट विच प्रोवाइड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। 51A में ड्यूटी की बात है, लेकिन 51A का जो सब क्लोज है
जी, है ना? तो वहाँ पे किसकी बात है? स्पेशली एनवायरनमेंट की बात हुई है। 51 ए में तो सारी ड्यूटीज़ की बात है, अगर स्पेसिफाई एनवायरनमेंट की बात करो तो सब क्लॉज़ जी है 51 ए का। अगर 48 की बात करें ना, 48 की अगर मैं बात करूँ 48 जो हुआ आर्टिकल 48 ए, तो ये किसकी बात है? स्टेट शैल बी, यहाँ पे स्टेट का ज़िक्र है, एवरी सिटिज़न का ज़िक्र नहीं है, जो मैं बात कर रहा था, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूँ। ये कह रहा है कि एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज, सी वाटर की एवरेज सैलिनिटी कितनी है? ये तो आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, सबको पता होगी। सी वाटर की जो एवरेज सैलिनिटी मानी जाती है वो लगभग 3.5% मानी जाती है। कितना? 3.5%, 3.5%, क्योंकि ये माना जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि 1 लीटर जो अपना पानी है ना? 1 लीटर जो सी वाटर है ना, उसके अंदर लगभग 35 ग्राम सॉल्ट डिज़ोल्व है, ये माना जाता है। तो अगर इसको हम परसेंटेज में निकालें, तो लगभग वो 3.5% आता है। या फिर हम ये कह सकते हैं 35 पीपीएम, पार्ट्स पर थाउज़ेंड, पीपीटी सॉरी, 35 पार्ट्स पर थाउज़ेंड, है ना? क्योंकि लीटर की बात हो रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं। तो थोड़ा ये ध्यान रखना, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। चलो, आगे बात करें। ये बिल्कुल ही ईज़ी सी बात है, लेकिन ये कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न हो जाता है। नाइट्राइट की बात कर रहे हैं या नाइट्रेट की, बस यहाँ है, मोस्ट प्लांट्स कैन एब्ज़ॉर्ब नाइट्रोजन ओनली इन द फॉर्म ऑफ, आपको पता है किसमें एब्ज़ॉर्ब करता है? नाइट्रेट आयन की फॉर्म में करता है, ठीक है? ये तो पता ही होगा, अमोनिफिकेशन की बात होती है, नाइट्रिफिकेशन की बात होती है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ठीक है? अमोनिया इज़ द फर्स्ट ऑक्सीडाइज़्ड टू नाइट्राइट बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास। सबसे पहले जो अमोनिया है, वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज़ होता है नाइट्राइट में, है ना? किसके द्वारा? बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास के द्वारा। और देन द नाइट्रेट इज़ फर्दर ऑक्सीडाइज़्ड बाय द नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरियम नाइट्रोबैक्टर। इन बैक्टीरिया का भी नाम याद रखना है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और ये स्टेप है नाइट्रिफिकेशन बोले जाते हैं। ये स्टेप वाज दीस स्टेप्स आर कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। और द नाइट्रेट्स thus formed are observed by plants and are transported to the leaves, और पत्तियों तक इसको भेजा जाता है, बेसिकली बात ये है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ मेंटल इज मोस्टली मेड अप। हम बात करते हैं ना लेयर स्ट्रक्चर की, सबसे पहले क्रस्ट की बात करते हैं, फिर मेंटल की बात करते हैं, और फिर कोर की बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं सियाल, और यहाँ पे सीमा, और यहाँ पे निफे, ऐसे ही बात करते हैं। क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम हो गया, फिर मेंटल में सिलिका मैग्नीशियम वाली बात होगी। तो ये पूछा है, मेंटल की बात पूछी है, तो मेंटल में सबसे ज़्यादा मेड अप ऑफ किसका होगा? मैग्नीशियम भी होगा और सिलिका भी होगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है मैग्नीशियम, ठीक है, और यहाँ पे सिलिका, यानी कि बी और डी इज द राइट आंसर। सीधी सी बात है, बी और डी, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना? ऐसे नहीं कि आयरन, आयरन भी कुछ मात्रा में हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि नीचे तो है ही, आगे जब कोर में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन है वो राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डर्टी डजन्स, डर्टी डजन्स यानी कि ये 12 की बात करेंगे। कुछ कंपाउंड है जो 12 डर्टी हैं, ऐसे 12 के नाम है जो डर्टी डजन्स बोलते हैं जिनको। ऐसे 12 कंपाउंड है जिसको, जो परमानेंट एक तरह से परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो है, बेसिकली आर फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट। किस में बनते हैं? एज ए बाई प्रोडक्ट बनते हैं ऑफ अदर कंपाउंड एंड नॉट अप्लाइड डायरेक्टली इन इन्वायरमेंट। एज ए बाई प्रोडक्ट बनते हैं, ऐसे 12 में से कौन से हैं? तो हम बात करें एज ए बाई प्रोडक्ट की बात करें, तो एक तो डाइऑक्सिन्स है। आपको पता है डाइऑक्सिन कैसे बनता है? डाइऑक्सिन बेसिकली जब हम पॉलीविनाइल पीवीसी वगैरह को बर्न करते हैं तो बात निकलता है। और फ्यूरांस भी होता है, ठीक है, बिल्कुल फ्यूरांस भी होता है, जब इनसिनरेशन वगैरह करते हैं तब भी निकलता है। तो ये बाई प्रोडक्ट के तौर पे है। तो बी और डी ऐसे हैं जो डर्टी डजन में एज ए बाई प्रोडक्ट है। तो बी और डी इज द राइट आंसर। अब मैं आपको डर्टी डजन में टोटल 12 का अगर शो करवाऊं, तो टोटल 12 कौन कौन से हैं डर्टी डजन में? देखो, अगर पेस्टिसाइड्स की बात, ये टोटल 12 है। ये तीनों में आप मैच करोगे ना, पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल केमिकल और एज ए बाई प्रोडक्ट, तो ये टोटल 12 है। इसमें पेस्टिसाइड्स में कितना है? एल्डिन है, डाइएल्डिन है, क्लोरिनेडिटी, ये कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 तो पेस्टिसाइड्स में हो गए। अगर पेस्टिसाइड्स में पूछेंगे तो ये नाम हो गए सारे के सारे, ठीक है। अगर इंडस्ट्रियल केमिकल के बारे में बात पूछेंगे तो पॉलीक्लोरिनेटेड होगा और हेक्साक्लोरोबेंजीन हो गया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10,
और 2 ये हो गए डाइऑक्सिन और फ्यूरान्स, ये एज ए बाई प्रोडक्ट हो गए। तो एज ए बाई प्रोडक्ट पूछा था हमें, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो गया था, डाइऑक्सिन और फ्यूरान्स हो गया था। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, परसिस्टेंट ऑफ डीडीटी इन इन्वायरमेंट इज नॉट ड्यू टू, ये नोट पढ़ना है, ध्यान रखना कि आपको पता है डीडीटी है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है ना, बायोमैग्निफिकेशन में चला जाता है। तो ये पूछा है कि परसिस्टेंट रहता है वो काफी लंबे टाइम तक इन्वायरमेंट में, वो किसकी वजह से नहीं है, ये पूछा है। नॉट ड्यू टू इट्स लो वेपर प्रेशर, नहीं इसका लो वेपर प्रेशर होता है इसीलिए परसिस्टेंट है, ये तो बात ठीक है, लेकिन इसने नोट पूछा है तो ये तो नहीं आएगा। इट्स लो रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू लाइट केमिकल एंड माइक्रोब्स, ये भी बात इसके लिए ठीक है, इसीलिए परसिस्टेंट है ये लंबे टाइम तक, ये भी नहीं है। इट्स लो सोल्युबिलिटी इन वाटर, ये भी है क्योंकि ये वाटर में लो सोल्यूबल है, फैट वगैरह में ज़्यादा होता है, तो ये भी नहीं आएगा। इट्स हाई रेट ऑफ एवेपोरेशन, हाँ इसकी वजह से ये नहीं है, बिल्कुल इसका कोई हाई रेट ऑफ एवेपोरेशन नहीं है, ये वाली बात है। नोट पूछा है तो अकॉर्डिंग टू नोट यही आंसर जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल सी बात कर गया ये क्वेश्चन तो। ग्रेजिंग फूड चेन कंसिस्ट ऑफ, यानी कि हम अगर फूड चेन और फूड वेब की बात करते हैं ना, आपको पता है इकोलॉजी में, तो ये ग्रेजिंग फूड चेन किसकी बनी होती है, चरने वाली, है ना। तो आपको पता है अल्टीमेट तो सन है, सन के बाद ग्रीन प्लांट्स हो गए, है ना, सन है, सन के बाद ही ग्रीन प्लांट होंगे, फिर हर्बीवोर्स होंगे, यही है हर्बीवोर्स जो शाकाहारी बोलते हैं, हर्बीवोर्स हो गए, फिर फर्स्ट ऑर्डर कार्निवोर्स आएगा, फिर सेकंड ऑर्डर कार्निवोर्स आएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आपके लिए हलवा क्वेश्चन होगा, है ना। लेकिन कई बार इतने इजी क्वेश्चन से खुद का हलवा बन जाता है, वो थोड़ा ध्यान रखना है ना। बहुत एक्साइटमेंट नहीं लेनी है, एग्जाम को बहुत रिलैक्स होके बहुत चित्त शांति से करना है, इस बात को ध्यान रखें। हड़बड़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपकी एक एक गलती फिर आपको पे करनी पड़ती है, फिर पता है ना आपको, फिर से तैयारी करनी पड़ती है। आगे ये क्वेश्चन है, एस्टिमेट ऑफ बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड एंड सी एरिया नीडेड टू प्रोवाइड रिन्यूएबल रिसोर्स दैट ए पॉपुलेशन कंज्यूम्स एंड टू एब्जॉर्ब द वेस्ट इज जनरेट्स इज कॉल्ड एज, ये तो बिल्कुल डेफिनेशन है किसकी, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की, इसमें तो कोई बात ही नहीं है ना। ये तो आपको पता ही होगा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है आपका, कहाँ फुटप्रिंट है, जो प्रोडक्टिविटी लैंड कितनी है ना, सी एरिया नीडेड टू प्रोवाइड रिन्यूएबल रिसोर्स, ये क्या है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, याद रखना, ये तो आपको सबको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है डीमेटलाइजेशन द प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन साइज एंड वेट ऑफ ए प्रोडक्ट एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकली इंप्रूवमेंट इज ए एग्जाम्पल ऑफ सोर्स रिडक्शन। बिल्कुल सही बात है, जब हम डीमेटलाइजेशन की बात करते हैं, इसमें हम टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करके क्या करते हैं, बेसिकली प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन साइज एंड वेट ऑफ ए प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात है, असर्शन तो ठीक है। रीजन कह रहा है न्यू प्रोडक्ट इज मोर ड्यूरेबल देन द वन बीइंग रिप्लेस्ड, बिल्कुल सही बात है कि नया जो प्रोडक्ट है वो मोर ड्यूरेबल होता है देन बीइंग रिप्लेस्ड, बिल्कुल इसीलिए तो हम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, बिल्कुल ये भी ठीक है और ये सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो ए फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन। हम बात करते हैं ना प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन की, तो ऐसा कौन सा एक फेज है जो सेकेंडरी सक्सेशन का फेज नहीं है। इनिशिएशन, कंटिन्यूएशन, टर्मिनेशन, इन्वेजन, इन्वेजन नहीं है भाई सेकेंडरी सक्सेशन का, इन्वेजन नहीं है, इन्वेजिव स्पीशीज की बात, ये इन्वेजन की बात नहीं है, तो बिल्कुल ये नहीं है सेकेंडरी सक्सेशन का। मैं आपको शो करवा देता हूँ प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में। प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट फ्रॉम द प्रिमिटिव सबस्ट्रेटम वेयर देयर वाज नो प्रीवियसली एनी सॉर्ट ऑफ लिविंग मैटर, पहले से कुछ नहीं है। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं, न्यूडेशन आता है, इन्वेशन इसमें आता है बेसिकली प्राइमरी सक्सेशन में, और उसमें क्वेश्चन में पूछा था सेकेंडरी में, है ना, कॉम्पिटिशन एंड कोएक्शन, रिएक्शन एंड स्टेबिलाईजेशन, ये होता है प्राइमरी का। ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, हो सकता है कि स्टेजेस के बारे में पूछ लेते हैं, लास्ट स्टेज कौन सी है, फर्स्ट स्टेज कौन सी, और सेकेंडरी स्टेशन में इन्वेट नहीं होता है, और यही हमें देखना था क्वेश्चन में, है ना। और आपको मैं बता दूं ये पीडीएफ है ना, जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ में अपना जो टेलीग्राम चैनल है SWMG UGC नेट के नाम से, उस चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से इस पीडीएफ को भी आप देख सकते हैं, आपकी हेल्प हो जाएगी, जो भी आपको ठीक लगे तो वहाँ से ले लेना ये। और मैं आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ फ्रेंड्स कि SWMG जो अपना प्ले स्टोर में एप्लीकेशन भी है, उसमें हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं और कंप्लीट पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं। आप अगर विलिंग हो
तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन अभी आप एग्जाम अच्छे से दो, ठीक है। एलिमेंट विच आर नॉट इजीली अकोमोडेटेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रिंसिपल इग्नियस मिनरल्स आर कॉल्ड। एलिमेंट विच आर नॉट इजीली अकोमोडेटेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रिंसिपल इग्नियस मिनरल्स आर कॉल्ड। ऐसे एलिमेंट जो इजीली अकोमोडेट नहीं होते, जो प्रिंसिपल इग्नियस मिनरल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर में, तो उसको क्या कहेंगे, कैसे एलिमेंट कहेंगे। ट्रेस एलिमेंट्स नहीं कहेंगे, इनकम्पेटिबल एलिमेंट्स बिल्कुल यही कहेंगे, ना तो इनसोल्यूबल कहेंगे ना अनफ्रेंडली कहेंगे। अगर इसका टेक्निकल सही शब्द है तो है इनकम्पेटिबल एलिमेंट्स। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको इजी क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। चलो आगे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द एस्टिमेशन ऑफ जियोथर्मल रिसोर्स, जब हम जियोथर्मल रिसोर्स का एस्टिमेशन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड, इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो कंसीडर नहीं की जाती। बेसिकली जब हम जियोथर्मल रिसोर्स का एस्टिमेशन करते हैं तो कौन सी ऐसी चीज है जो कंसीडर नहीं की जाती। पहला है डेप्थ, थिकनेस एंड एक्सटेंट ऑफ जियोथर्मल एक्विफायर, ये तो बिल्कुल कंसीडर की जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक फॉर्मेशन, ये भी कंसीडर करेंगे। सैलिनिटी एंड जियो केमिस्ट्री ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन एक्विफायर, बिल्कुल एक्विफायर की जब स्टडी कर रहे हैं तो ये करेंगे। फॉसिल कंटेंट ऑफ रॉक्स, नहीं, अगर हम बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक फॉर्मेशन कर लेते हैं तो ये वाला जो फॉसिल कंटेंट है रॉक्स का, ये नहीं करते हैं बेसिकली, और यही आपसे पूछा है कि कौन सा नहीं करते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो इसकी भी। ये शैल गैस इज नेचुरल गैस विच इज मेनली डोमिनेटेड बाय। शैल गैस में क्या होता है आपको पता ही है, तो सबको पता होगा, मीथेन होगा। शैल गैस में क्या है, मीथेन होगा। जैसे नेचुरल गैस की बात होती है ना, वैसे ही शैल गैस में भी जो मेनली जो डोमिनेटेड होता है वो मीथेन होता है। क्या क्या होता है ये बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना। शेल गैस लाइक नेचुरल गैस है, कंटेन हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, है ना। और स्लाइटली इसमें क्या होता है, लाइट हाइड्रोकार्बन गैसेज है। तो ये बेसिक सी बात थी इसकी शेल गैस के बारे में। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नेचुरल और ह्यूमन मेड डिप्रेशन इन विच सॉलिड वेस्ट इज डम्प्ड compressed daily covered with a layer of dirt is referred as। एक नेचुरल और ह्यूमन मेड जो डिप्रेशन होता है इन विच सॉलिड वेस्ट इज डम्प्ड, सॉलिड वेस्ट को डंप किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है एंड डेली कवर्ड किया जाता है विद ए लेयर ऑफ डर्ट इज रेफर्ड एज। उसको क्या कहेंगे, ये है तो लैंडफिल, लेकिन कौन सा लैंडफिल है, ये सैनिटरी लैंडफिल है अगर टेक्निकली देखें तो, है ना, लैंडफिल करते हैं, तो ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर है, बिल्कुल सैनिटरी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स जो आपको शांति से आराम से रिलैक्स होकर करने हैं, और इनमें कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है, कुछ चीज़ें जो हम भूल रहे हैं वो याद हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कल हम लाइव आएंगे 11:15 बजे, कल 11:15 बजे हम लाइव आएंगे, जिसमें हम कंप्लीट पेपर 2 का रिवीजन करेंगे फटाफट अच्छे से शांति से। तो आप उस पर आ जाएं और उसको बिना किसी टेंशन की सरसरी नज़र से 10 यूनिटों को हम उसको पार करेंगे, जिससे क्या होता है थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा एग्जाम में। और मैं आपको बता देता हूँ कि प्ले स्टोर में अब अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल के नाम से, और इसमें हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस, जिसमें आपको अपडेटेड टोटल 10 की 10 यूनिट्स अच्छे से तैयार करवाई जाती है बिना किसी टेंशन के। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले इस एग्जाम को अच्छे से फोकस करिए और इसको अच्छे से शांति से एग्जाम को हैंडल करें बिना किसी टेंशन के। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, क्या आपको यूजीसी नेट पेपर को हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही है? कई बार ऐसे लगते हैं कि सारे ऑप्शन भी ये ठीक से हैं, एक जैसे से ऑप्शन लग रहे हैं। तो अगर आप इन कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं चित्त को शांत करके, तो हमारे साथ आप SWMG एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं, जिसपे हम लाइव सेशन लेते हैं। और लाइव सेशन के साथ अगर कोई नहीं देख पाता है तो रिकॉर्डेड सेशन भी उनको मिलते हैं, और हिंदी और इंग्लिश माध्यम में दोनों में तैयारी करवाते हैं। और PDF नोट्स भी होते हैं, अगर आप चाहते हैं तो उनका प्रिंट निकलवा सकते हैं। और एकदम क्लास में एक फैमिलियर माहौल रखते हुए रेज हैंड का ऑप्शन रखते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट आता है पढ़ते टाइम तो रेज हैंड करके वो कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकता है, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। और बिल्कुल हम टू द पॉइंट कि इस कंसेप्ट से किस तरह के क्वेश्चंस बने हुए हैं, आगे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर बात करते हैं। SWMG ऐप को इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।